अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और प्रोग्राम है एजेंडा पाकिस्तान। मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मेरा प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान, जिसका बुनियादी एजेंडा ये होता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान का जो इस वक्त मुआशी निज़ाम है और पाकिस्तान की जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो कहाँ जा रही है, हम पाकिस्तान के एजेंडा को कंसीडर करते हुए वो तमाम तर डायमेंशंस पर गौर व खौस करते हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या बनने वाला है उस पर हम बातचीत करते हैं। ये बातचीत होती है हमारे मेहमानों से और हमारे मेहमानों का ताल्लुक होता है ऐसे शोबों से जो कि सियासत के भी शोबे हैं, जो कि इकॉनमी से मुतालिक भी हैं, समाजी हलकों से मुतालिक भी हैं, लॉ से मुतालिक भी हैं। तो आज एजेंडा पाकिस्तान में जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, यूं तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आप सियासी हलकों में बेइंतहा मशहूर मारूफ हैं और बिलखुसूस अदालती उमूर में भी आपका नाम हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरकजी सतह पर। इसके अलावा आपने समाजी सतह पे बेइंतहा और बेशबहा काम किए हैं और इन कामों की अगर मैं फहरिस्त गिनवाने लगूं तो कम से कम 3 दिहाइयां भी कम पड़ जाएं। और साथ में मैं आपको यह भी बताऊं कि पाकिस्तान में जो रेलवे वर्कर्स यूनियन है, आप उसके सरपरस्ते आला भी हैं। इसके अलावा आपने रिसेंटली अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया है और आपका जो पीएचडी और जो रिसर्च वर्क था जिस टॉपिक पे था वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मीडिया और लॉ से मुतालिक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर कादिर खान मंदुखेल एडवोकेट साहब की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। मैं तो चाह रहा था कि मैं आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगा दूं और मुझे जो इतलात मिली है कि अनकरीब आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होने वाली है। जब अवार्ड हो जाए तब लिखना शुरू कर देंगे और आप भी कह दो। आई एम रियली थैंकफुल, आपने प्राइम कैनेडा टीवी के लिए वक्त निकाला और आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि चूंकि आपका जो बेसिकली ताल्लुक है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी हमारी अदालती सतह के जो मामलात हैं और उस हवाले से आप अपनी एक बड़ी मुमताज़ शख्सियत रखते हैं। पाकिस्तान के अदालती मामलात के हवाले से, इंसाफ के हवाले से रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि 20 लाख से ज़ायद केसेस पाकिस्तान में पेंडिंग हैं और इंसाफ की तरसील सही मायनों में नहीं हो पा रही। और ये बातें हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर से, बल्कि हर दौर में सुनते रहे। इस दौर में शायद थोड़ी तेजी तो आई साकिब निसार के बाद भी, लेकिन उस तरीके से आम आदमी तक इंसाफ की तरसील नहीं हो रही। क्या इसके पीछे आप वजूहात समझते हैं? बड़ा सीधा सा है 1968 का या 1868 का और 1898 का अंग्रेज़ का बना हुआ छोड़ा हुआ गुलामी का कानून जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। अंग्रेज़ कब के चले गए, बरतानिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, हम वहीं के वहीं हैं, बल्कि उससे बदतर हो गए। अब सिंपल से एक किराएदार जिसका किरायानामा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कानून की, अपनी बात छुड़ी, किराएदार को आप रखते हैं 11 महीने की इसके ऊपर किराए के ऊपर, और 11 महीने क्या 11 साल क्या 50 साल में हम निकाल के दिखाए, मौजूद है, सारे मौजूद है। जब एक अगर डट जाए वो किराया भी नहीं जमा करेगा तो कोर्ट में जमा करेगा। जो मालिक मकान, जैसे हमारे यहाँ रिटायर्ड लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन या दूसरे अदारों से, या जिसकी जमा पूंजी है, जो कोई और काम नहीं कर सकते हैं, वो एक मकान एक फ्लैट लेके किराए पे देते हैं। सही है। तो मकान और फ्लैट लेके अगर वो किराएदार गलत आदमी निकल गया तो आपकी जूते घिस जाएंगे अदालतों में और आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा तो ये है अलमिया है। फिर उसके बाद ख़वातीन के केसेस आप देख लें, जो फैमिली केसेस हैं, जो एक मेंटेनेंस है, खातून है अपने एक्स हस्बैंड से जो है ना वो मेंटेनेंस लेना है, खर्चा लग रहा है अपने बच्चों को पालने के लिए, उसके लिए जूते घिस जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। ना जाने नया पाकिस्तान तो हमने देख ली है, मगर नया कानून कब देखेंगे ये नहीं पता। सही है, लेकिन मुझे लगता है जैसे सिविल केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप तो इन चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। क्या वाकई ये ज़्यादातर सिविल केसेस होते हैं या इसमें जुडिशल मामलात भी शामिल हैं, क्राइम के केसेस भी शामिल हैं? सब है। देखिए, एक फैमिली कोर्ट से जो मैंने कहा ना कि उसमें जूते घिस जाएंगे आदमी को इंसाफ लेने के लिए। अगर किसी के खिलाफ फैसला हो गया तो वो जाएगा उसके अगेंस्ट दूसरे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। सेशन से हो गया, साल लगे, 2 साल लगे, 10 लगे, उसके बाद चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा फिर एक नया मोड़ फिर एक दूसरे तरीके से आ जाता है। तो ये बहुत ही पेचीदा निज़ाम है। इसको बिल्कुल जैसा इस्लाम का है, जैसा हमारे कबाइली इलाकों का है, उसका मुख्तसरन आप बरतानिया का ले ले। मैं वहाँ पे गया हूँ, कोर्ट मैंने देखे हैं ग्लासगो के,
वहाँ पे देखा मैंने एक कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम के अंदर ज्यूरी बैठी हुई है, जो नामी गरामी जो सिटीजन्स है उनकी एक ज्यूरी बनी हुई है। यहाँ डिफेंस काउंसिल में बैठा हुआ है, यहाँ दूसरे साइड मुलजिम का एक बॉक्स है, सामने जज है, और वो बहस करते रहते हैं, ज्यूरी नोट करते रहते हैं। क्रॉस टॉक होते हैं बिटवीन वकला और जजेस की, ज्यूरी नोट करते रहते हैं। जब ज्यूरी समझ जाते हैं कि ये शख्स गलती है, ये मुकदमा फिट है, तो उसको ओके करते हैं। हमारे यहाँ आप 2 पैसे SHO को दे दो, आपको ऐसे रगड़ा देंगे, ऐसे इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे बसा लेंगे कि आपके क्या बोलूं मैं अल्फाज के इंसान को रगड़ा दे दे। हाँ, आखिर में क्या होगा, आखिर में क्या होगा? अभी रिसेंटली एक नज़ीर हुसैन का केस था, अभी पिछले जो चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद कोसा साहब, 19 साल वो बंदा जेल में था। 19 साल जेल के बाद वो बंदा जब रिहा हो गया और पलट के देखा, रिकॉर्ड चेक किया, तो पता चला वो तो 2 साल पहले मर चुका है। अच्छा भाई, उसके वो किधर है वालिद पता चला 2 चचा और उसके वालिद यही केस चलाते चलाते वो भी फौत हो गए। अब आप मुझे बता दें ये कौन सा इंसाफ है, ये किस तरह का निज़ाम है? और ये हायर जुडिशरी की मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करो। अब सुन ले मेरी बात, जो मैंने मीडिया पे ये बात की है, क्या होना चाहिए उस जज साहब को, वो कहते हैं ना जान के हमाम पाऊं, तो मैं इस बात को जज साहब को चाहिए कि एक पेशी और करें। जहां 19 साल गुजर गए, बंदा फौत हो गए, उसका वालिद 2 चचा भी फौत हो गए, आप एक पेशी और कर दे। बुला ले उस कंप्लेनेंट को जिसने मुकदमा बनाया, बुला ले उन गवाह को जिसने झूठी गवाही दी, बुला दे उस वकील को जिसने ये झूठा केस चलाया, बुला दे उस जज को जिसने सजा दी, सबको भेज दे जेल। फिर देखता हूं कैसे नहीं होता है। ये इंसाफ है? सही कह रहा हूं। यही इस्लाम में क्या है, क्या था, यही चीजें थी सारी। या सऊदी अरब में जो है ये जो आत का बदला आत, खून का बदला खून, ये सारी जो कसास और दियत का जो कानून है, ये कहाँ इस्लाम से निकला है? तो आप मुझे बताओ, उस फैमिली का जो 19 साल तक वो जेल में बंदा है, 19 साल में तो नहीं, तो 2 साल पहले मर चुका था, 17 साल वो जेल में था और इंसाफ मिल रहा है उसको 19 साल बाद। इसको भी छोड़िए। एक और केस 1971 में एक शख्स झूठे मुकदमात में जेल जाता है। 1973 में पुलिस मार मार कर उसको बंद कर देते हैं। मैं जब जेल कमेटी में गवर्नर सिंह के साथ जेल कमेटी का मेंबर था, जब मैं विजिट पे गया तो मैंने शख्स को सईदुल्लाह को उसको जब तलाश किया, तो मैंने जब रिकॉर्ड सारा मालूम किया तो पता चला उसको रिकॉर्ड ही नहीं हुई। यानी वो शख्स 28 साल में विदाउट ट्रायल वो जेल में पड़ा रहा और मुख्तलिफ जेलों में जाता रहा। उसके बाद जब मैंने केस किया हाई कोर्ट में पिटिशन, तो मुझे उस वक्त की जस्टिस साहब थी, उसने बड़ा नाराजगी जाहिर की कि आपको पता नहीं है आप वकील हो, कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं भी पठान बन गई जो कि मैं हूँ। मैंने कहा सर ये सब्जी मंडी वाले रोड पे चल रहा था, किसी ने उठा के जेल बंद कर दी, जो कि मैंने बिल्कुल ऐसी बात की ताकि अच्छा थोड़ा सा और उसको लगे कि ये बात क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय, कैसी बातें करो? मैंने कहा मिलावट। एक शख्स 1971 में एक FIR में बंद हो चुका है और 1973 में उसको मार मार के उसको मेंटली जो है ना उसको वो खत्म हो गया है। उसके बाद उसकी फाइल बंद कर दी है और जेल, और हमारे यहाँ 400 CRPC के तहत हर 3 महीने में जेल हुकाम के जो है ना सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हैं वो कैदियों का। मैंने कहा 28 साल गुजर गए। तो जज साहब ने कादिर खान मंदोखेल वेलफेयर ट्रस्ट को 2000 पर्सनल बॉन्ड पे मेरे हवाले किए कि जब भी ये शख्स का फाइल पैदा होगा, रिकवर होगा, तो कादिर खान मंदोखेल ट्रस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने कहा जनाब हाजिर। 2000 मैंने जमा कर दिए, श्योरिटी मैंने जमा कर दिए और वो शख्स मेरे हवाले कर दिए। यहाँ पे मलीर में एक क्रिश्चियन मिशनरी का एक अदारा है जो कि ये पागल कैदियों को वहाँ खाना पीना ये सारा रैश देते हैं, मैं वहाँ पे क्योंकि हमारे पास तो ऐसा अदारा है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं हमारे पास, तो वहाँ पे मैंने जमा किए। फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं जिंदा हूँ या वो बंदा जिंदा है, कम से कम अपनी हयाती में इंसाफ तो लाओ। तो दोबारा मैं कोर्ट गया, दोबारा मैंने किया कोर्ट में वापस, फिर IG जेल खाना जात, IG को सेशन जज साउथ को सबको नोटिस जारी किए, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। तो उस बाद में उस शख्स को बरी कर दिया। जब बरी कर दिया तो मैंने सब ऐसी 15 साल 10 साल न जाने सैकड़ों मुकदमा थे जो हमने रिहा कराए, जो कि बेगुनाह, यानी अगर एक केस में सजा 4 साल की थी और उसने 15 साल गुजारे। अब आप मुझे बताओ 19 साल का आपको मिसाल सुना है, आपको मैंने 28 साल का मिसाल सुना है और 38 साल बाद उसको बरी करा है। सवाल ये कौन सा निज़ाम है? इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहे।
ये हमारी पार्लियामेंटेरियन जो है ना, चाहे वो मेरी पार्टी को किसी और पार्टी को, कहाँ सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? ये बैरिस्टर फरोग नसीम साहब जब वजीर कानून बने, एक तो वो बने भी कई दफ़ा, क्योंकि जब कोई इस्टेब्लिशमेंट के मामलात होते हैं तो फिर उन्हें रिज़ाइन दे के जो है वहाँ पे वकील लगा दिया जाता है। तो हर बार उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बातें की कि हम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, हम अपने लॉ के सिस्टम को जो है बेहतर बना रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का हम खात्मा कर देंगे, करप्शन के अगेंस्ट हम ये करेंगे और पता नहीं करेंगे क्या चीज़ें। 2 साल तो गुजर गए, सुबह वकील शाम को वजीर, सुबह वकील शाम को वजीर, 2 साल आपके गुजर गए। 3 महीने में आपने इस्लाहात लाना तक कंटेनर पे चढ़ के आपके चेयरमैन ने क्या क्या वादे किए, कहाँ गए वो? जो ये पेन नवाज शरीफ साहब के दौर में 5 रुपए का था, अब 10 रुपए का है। आप तो कह रहे हैं कि महंगाई भी मैं कंट्रोल करूंगा, महंगाई तो मजीद बढ़ गई। डॉलर 167 से ऊपर चला गया, आपका पाउंड 214 से ऊपर से चला गया। तो भैया हम कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा कि इन लोगों ने 10,000 लोन लिए, 10,000 अरब जो है वो कर्ज लिया है, आपने तो 14,000 ले लिए। उन्होंने 5 साल 10 साल में 10,000 लिए, आपने तो 2 साल में 14,000 अरब लिए। तो जनाब ये सारी बातें हैं इस मुल्क में न जाने कब। आप पता है लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं जालिम के बजाय उसी अंग्रेज के हवाले कर दो, मैं इस मुल्क को वापस उसे अंग्रेज के हवाले कर दो, बरतानिया कर, इन जालिमों के यहाँ से। सवाल ये, आप जब एक शख्स की, मैंने आपको 2-3 मिसालें सुनाई, ऐसी लातादाद है। ऐसे एक और बच्ची जो 1 दिन की बच्ची थी जो गुम हो गई, गुम नहीं हो गई, अगवा हो गई, अस्पताल में बदल गई, कराची शहीद आवासी शहीद अस्पताल में। 23 साल मुकदमा चला, डीएनए टेस्ट आ गया कि असल वालिदैन ये नहीं है वो है। जो असल वालिदैन तो मेरे पास आ गए। 23 साल जवान हो गई। उसके बाद समा में हमने माया खान के ज़माने में हमने 3 घंटे लाइव शो भी किया था इसके ऊपर, और बाकायदा वो भी रिकॉर्ड में मौजूद होगा। उसके बाद जब मैंने केस जीता तो वो लेडी जज थी ज़बिया खटक साहिबा, तो मुझे बोला मंदोखेल साहब मैं 100% सारी आपके एविडेंस, और मेरे पास 6 महीने पहले केस आया था 23 साल के बाद, तो आपकी ये सारी जो एविडेंस है मैं 100% जो ना, मुझे यकीन है आपकी जो क्लाइंट है वो असल माँ बाप है, ठीक है, तो असल माँ बाप है, लेकिन मैं आपकी बच्ची हवाले नहीं कर सकता। मैंने कहा वो क्यों? कह रही है 18 साल से ज़्यादा हो गई, 23.5 साल उसकी उम्र हो गई। तो मैंने कहा मैडम आप फैसला दें। उसके बाद फैसला दिया, फैसले के बाद फिर हम वालिदैन के पास गए, उसने कहा नहीं। बहरहाल एक लंबी स्टोरी है। तो एक माँ बाप को अपनी 23.5 साल, ये 23 साल भी, ये 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 23.5 साल में उसको वो बेटी नहीं मिली, जिस अब डीएनए टेस्ट हो गया जिसे पता चला ये वालिदैन असली। उसके बाद केस चलाने का क्या तुक बनता है? मुझे दुनिया का कोई अदालत समझा दे, कोई मुझे कानूनदान समझा दे कि जब डीएनए टेस्ट हो जाता है कि इस बच्ची की वालिदैन ये नहीं है वो है, उसके बाद कौन सा केस चलना है, उसके बाद कौन सी गवाही चलने हैं? ये बताएं मंदोखेल साहब कि यही निज़ाम, यही कानून बरतानिया में भी है, 1860 एक्ट, वहाँ पे भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ तो बड़ा इंसाफ की तरसील है, बड़ा बेहतरीन निज़ाम है इंसाफ का, वहाँ अवाम भी सुकून से है, मजिस्ट्रेट के सामने फ़ौरन पेश कर दिया जाता है, जल्द से जल्द इंसाफ होता है। और अगर इंसाफ के तकाज़ों में कोई कमी रहती है तो उसमें इतनी पेंडिंग्स नहीं होती। हमारे इतना पे क्यों लेट होता है? मुझे कल किसी ने एक वीडियो भेजा था कनाडा का, मुझे वो जगह का नाम नहीं पता, वीडियो था। एक शख्स जाता है किसी वीराने में, को बाग नमा जगह है, वहाँ पे जाता है, वो एक फ्रिज पड़ा होता है, उसमें से अंडे खरीदते हैं और वो पैसे उसी फ्रिज के दराज में, न इंसान ज़ात। ये उन मुल्कों ने अपने आप को ये बनाया, और एक कम है जो कि इस्लाम, यही था नबी अलैहिस्सलाम के रियासत मदीना में क्या था, यही चीज़ था। जो चीज़ हमने नहीं अपनाया वो अंग्रेज़ ने और वो मगरब ने अपनाया। झूठ, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आए कि मैं ये रोज़े, नमाज, ज़कात, ये सारी चीज़ मुझसे कुछ नहीं होता। एक बदकार आदमी था, मुझे एक काम बताओ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि झूठ मत बोलो, जाओ आज इस झूठ को आप कारोबार से निकालो, कोई झूठा, कोई फ्रॉड किसी के साथ नहीं करेगा। आप इस झूठ को थाने से निकालो, कोई झूठा FIR नहीं होगा। आप इस झूठ को अदालत से निकाले, कोई जो झूठा मुकदमा होगा। तो सारी फसाद की जड़ तो झूठ है, लेकिन इस झूठ को न बोलना जो ना वो मगरब ने अपनाया, और हम एज ए मुसलमान और हम क्या शेवा बना लेंगे, हम क्या झूठ से काम ले रहे हैं। और ये जो मैंने आपको फ्रिज और अंडे की मिसाल दी कनाडा का, शायद जो कनाडा के दोस्त देख रहे होंगे उसको पता होगा, मुझे वीडियो आज किसी ने भेजे। तो सवाल ये है, हम हैं नाम के मुसलमान, काम के मुसलमान, जो इस्लाम की खूबियाँ थी वो अपना लिए मगरब ने, और हमने अपना लिए क्या, हमने सिर्फ
नाम लगा लिए मैं जी मुसलमान हूँ। किस बात का तुम मुसलमान हो? तुम फ्रॉड करते हो, चीटिंग करते हो, डाका डालते हो, हर चीज़ करते हो, तो किस बात के मुसलमान? मुसलमान तो वो अपने आप को, यानी मुसलमान तो ना नहीं है मजहब के तौर पे, लेकिन मुसलमानों वाले सारी आदतें उन्होंने अपना ली है। बिल्कुल, एथिक्स उनके पास हैं, करैक्टर वो अपना डेवलप कर रहे हैं। और सही कह रहे हैं आप, जो मुसलमानों की असल चीज़ें थी वो उन्होंने अपने तरीक़ाकार बना लिया है। आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद, या तो बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात आ रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप और उन्हें कत्ल करने के वाकयात आते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि इस किस्म के ज्यादती के वाकयात आते हैं कि रोंगटे इंसान के खड़े हो जाते हैं। जिंदा जलाने के वाकयात भी शामिल हैं, ब्लास्फेमी के भी वाकयात शामिल हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, या मैं कह लूँ कि यूरोप में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए जो लोग हैं, जब वो पाकिस्तान का इमेज देखते हैं तो बड़ा बुरा तासुर जाता है पाकिस्तान का। तो इसकी बेहतरी के लिए क्या सिर्फ ये अदालती निज़ाम इसका कसूरवार है, या इसमें हुकूमतें भी शामिल हैं, इसमें दीगर इदारे भी शामिल हैं, और इसमें हमारी जो NGOs हैं वो किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकती हैं? ठीक है, हर जगह बुराई में पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान का नाम क्यों आ रहा है? पाकिस्तान बने, पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान का करप्ट सिस्टम, पाकिस्तान के करप्ट लोग, पाकिस्तान के करप्ट, क्या नाम दो, किस किस को का नाम लो? सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें किस पे? हमने आज़ादी अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की है, हमने हिंदुओं से आज़ादी हासिल की है। किस लिए? इसलिए हमने एक इस्लामी, आपको पता है दुनिया का ये दूसरा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे और बाकायदा एक फलाई रियासत के तौर पे बना है। हकीकत, ठीक है, एक रियासती मदीना थी, दूसरा पाकिस्तान। और फिर हमारे पास क्या कमी है? हम दुनिया का 7वां 8वां मुल्क है, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे पास दुनिया के वो वसाइल है जो शायद किसी मुल्क में हो, लेकिन उसके बावजूद क्या है? और ये भी मैं नहीं कहता हूँ, गैरतमंद लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, लेकिन चंद जो माफिया है, जो आप उसको डकैत कहो, फ्रॉडिया कहो, जो नाम दे दो, वो पूरे सिस्टम पे हैवी है। फिर आपने जो बात की है कि इस तरह जो केसेस आते हैं, तो मैं एज ए सोशल वर्कर, मैं तो खुद एक वेलफेयर अदारा चला रहा हूँ, मैंने देखा है इसमें हम जान की बाजी लगाते हैं कि कोई इस तरह जो विक्टिम हो उसके साथ देने के लिए, अगले दिन वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अगले दिन वो चंद टक्के ले लेते हैं। तो कैसे होगा मुझे बताओ? एक जालिम को मेरे पास केस आता है, सबसे पहले मैं कहता हूँ कि देखो, अगर आपने कंप्रोमाइज कर दिए, मेरे पास तेजाब के तकरीबन सारे 99% केसेस मेरे पास तेजाब के, अच्छा, जो कराची में, ठीक है। तो मैं जान की बाजी लगाता हूँ, ये जानते हुए भी कि अगर उस खातून के ऊपर तेजाब फेंका है तो वो मेरे पर भी फेंक सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने जान की परवाह किए बगैर मैं साथ देता हूँ। अगले दिन वो साथ छोड़ देते हैं जी, वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, फ्री वकील मिलता है, सब कुछ फैसिलिटीज फ्री मिलते हैं, हमें कोई गर्ज नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए कर रहे हैं, मगर अगले दिन कंप्रोमाइज कर लेते हैं, 2 पैसे ले लेते हैं। डर तो मुझे होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ आपको आने की जरूरत नहीं, कोर्ट में मुंह दे रहा हूँ। और मैं हमारा मुकाबला किसके साथ होता है? हर उस बदमाश, डकैत और असर उसुख वाले शख्स से। जारी बात है, जो जुल्म जालिम होते हैं वो ताकतवर होते हैं, बासर होते हैं, और जो मजलूम होते हैं वो लोअर तबके से। तो हम जब लोअर तबके का साथ देते हैं तो हमारे डर को दुश्मन बनते हैं, हम परवाह नहीं करते। लोग तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना कि जब वो देखते हैं कि तारीख पे तारीख मिल रही है, महीनों सालों के चले जाते हैं, फैसले नहीं होते, तो वो आखिर में यही कहते हैं कि फिर जो हमें हासिल हो रहा है वही हासिल कर लेते हैं, चंद पैसों के खातिर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। देखो, बात ये, मैं आपकी इस बात से एग्री तो नहीं करूंगा, या उनकी जो सोच उससे एग्री तो नहीं करूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर एक जालिम आदमी को आपने अगर सज़ा दिला दी है, आपने पूरे माशरे पे एहसान कर दिए, और आइंदा जो जुल्म रुकेगा उस सब के और सवाब में आपका हिस्सा होगा। और अगर आप ऐसे बीच में केस छोड़ देते हो और वो जालिम आदमी और इस तरह वारदात करते हैं, तो मैं कहता हूँ आप बराबर के शरीकी। आपको याद हो एक जावेद इकबाल नामी शख्स जिसने 100 बच्चों को कत्ल करके और वो तेजाब के ड्रम में डाला, 90 की दिहाई के आखिर, ठीक है ना, और बाद में उस शख्स ने खुदकशी की है। यही बात मैंने उस वक्त भी कही है, यही बात मैं आज भी कह रहा हूँ। एक आप 100 मोटो, वैसे हमारे चीफ जस्टिस साहिबान बड़ा शौक है उनको 100 मोटो करने के, ज़रूर ले इंसाफ के लिए। जो मीडिया हाईलाइट करते हैं वो 100 मोटो होता है, आम जीनियन में 100 मोटो नहीं होता है। जहाँ की आम पाऊँ तो मैं तो बात खुली करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील बन रहा था उस वक्त मुझसे इंटरव्यू में पूछा तो मैंने इसको ये जवाब दिया था उस वक्त भी कि आप एक केस को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर दे, 100 मोटो ले, FIR से लेके जजमेंट तक, सज़ा तक,
वो कर दे उसमें। तो आप मुझे बताओ, मेरे पास सैकड़ों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ इस तरह कोताहियों के। लेकिन अब क्या है, हमारी हायर जुडिशरी है, हमारा सिस्टम है। आपने फ़ारूक नसीम साहब की बात, 2 साल हो गए, अब 2 साल में क्या किया उसने? क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। इंटरनेशनल प्रेशर है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में वो कवानीन मौजूद है जो शायद अमेरिका में हो, जो शायद बरतानिया में हो, लेकिन अमल दरामद नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं। जब नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसको कुछ भी नहीं करेंगे। आप अदालतें क्यों नहीं बना रहे हो? मैं कहता हूँ कराची, अगर कराची की आबादी लूँगा, ये 3 से 4 करोड़ आबादी है। यहाँ पहले थी सिर्फ 4 अदालतें एंटी टेररिस्ट कोड के, अब उन्होंने 15-20 कर दिए। मैं कहता हूँ 600 क्यों नहीं, 1000 अदालतें क्यों नहीं? तनख्वाह किसने देना है? तनख्वाह तो हुकूमत ने देना है। आप अपॉइंट कर दे जजेस को। ये भी एक अजीब है। हाई कोर्ट, हमारा सिंध हाई कोर्ट की 40 जजेस है, यहाँ से लेके सकर तक। क्यों 40 है? 200 क्यों नहीं? तनख्वाह किसने देनी? हुकूमत ने देनी। आप अपॉइंट करो। ये फिर एक अलग वो है कि मैं बात ज्यादा करूंगा तो वो तो अदालत का नोटिस कट से पकड़ा देंगे कि भाई मैं ये करूं कि इंसाफ के लिए आपने 40 जजेस क्यों रखे, आप 200 क्यों नहीं रखे, आप 400 जजेस क्यों नहीं रख रहे हो? ताकि स्पीड से चले। ज्यादा फोकस है उनका नैब कोर्ट्स के लिए, तो पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल है ना, आप पॉलिटिकल हैं, आप जिसको मर्जी कर लें। जाता है कि जी हमें इतनी अदालतें चाहिए, इतने हमने वकील अपॉइंट करने, अरबों रुपए का वो बजट बना देते हैं, उसको वो कंसीडर भी करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, मैं ये बात करता हूँ कि ये भी सिर्फ मीडिया की हद तक है। आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कर दे, और जजेस किसने देना है आपको पता है? जुडिशरी में से जाना है या वकीलों में से रिकमेंड कर दे चीफ जस्टिस या प्रोविंशियल जो जजेस है कि ये 200 जो वकला है या सेशन जज है, इसको आप एटीसी के जज बना दे और आप नेब के जज बना दे। हुकूमत रोकेगी? छोड़िए ना इस बात को भी। अखबार में खबर आ गई है, ऐलान हो गया, ब्रेकिंग न्यूज चल गया, खत्म हो गया। मुझे लगता है मधुसूदन साहब एक बड़ा मसला ये भी है कि पूरी दुनिया ने अपने आप को डिजिटलाइज किया, सेंट्रलाइज किया, कंप्यूटराइज किया। हमारे यहाँ केसेस, हमारे यहाँ तमाम तर मामलात आज भी कागजों में, उन्हीं फाइलों में, हार्ड कॉपीज में हैं। किसी हद तक रिकॉर्ड बनता होगा, लेकिन आज भी सारी चीजें जो है वो कंप्यूटराइज या सेंट्रलाइज नहीं है। ये जो इतने लाखों की तादाद में केसेस हैं, अगर इसको हुकूमत निपटाने पर भी आती है, अदालत इसमें अपना रोल प्ले भी करती है, तो क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि इतने फाइल रख सकेंगे, इतनी चीजें मैनेज कर सकेंगे? ये डेटा कैसे मैनेज होगा? आपको मैं बताऊं, मैंने अगर एक मुलजिम को रिहा कर दिया, उसका एक श्योरिटी का फॉर्म होता है। जब मैं या मेरे जूनियर जाते हैं क्लर्क के पास, तो वो फॉर्म कहते हैं सर इसकी 10 फोटोकॉपी करा के लो। अच्छा, ठीक है। वो 10 फोटोकॉपी क्यों मांगते हैं? स्टेशनरी के पैसे नहीं मिलते या खा जाते हैं। सही है। अदालतों में बिजली नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अदालत के लिए चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि इसको जनरेटर प्रोवाइड करो, तब जाके आया। ऐसे बहुत सारे अदालतें हैं जहाँ कुर्सियाँ नहीं है। क्लाइंट तो दूर की बात है, वकीलों की बैठने की कुर्सियाँ नहीं है। यहाँ तक कि जज के पास तो पंखा लगा हुआ था, जो दूसरी जगह पे जो जज, जो वकला और जो दूसरे जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए पंखा तक नहीं है। मैं कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं कोई ज़ोब का, मैं कोई तुरबत का, मैं कोई ग्वादर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की बात करूँ। अब फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड है वो लाल किस्म के कपड़े उसके अंदर यूँ में, ये जो मैंने सईदुल्लाह का 28 साल का बताया, ये इसी तरह का। अब जिस आदमी के पास पैसे है उसने अपने वकील को फीस दे दी, जाके वो फाइल ढूंढ भी लिया। अब जो आदमी गरीब है, लावारिस है, उसके पीछे कोई बंदा ही नहीं है, उसके फाइल तो वो जो लाल कलर के जो कपड़ा है, अगर आपने कोर्ट अदालतों में देखे हैं जो अंबार लगे हुए थे, वो उसी की नजर हो जाते हैं, उसकी नजर हो जाती है। फिर किस आदमी ने उसे निकालना? छोड़ो भाई, जाने दो उसको। इसी तरह जो लोगों को जेल में जो सड़ रहे हैं उसकी भी वजह ये है, क्योंकि मैं तो जेल कमेटी में भी काम कर चुका हूँ। मैंने जेलों का देखा है जहाँ कराची के सेंट्रल जेल की 5,500 वहाँ पे कैपेसिटी है, नहीं टोटल 1200 कैपेसिटी है, वहाँ 5,500 से ज़्यादा है। लांडी जेल का इसी तरह वहाँ 850 है, वहाँ 2,500-3,000 से ज़्यादा है। एक बैरक में 400-400 कैदी रहते हैं। और वो एक कैदी बता रहे, क्योंकि मैं अक्सर विजिट करता, तो वो कैदी बता रहे कि जिसने सुबह की नमाज़ पढ़नी हो, अगर 6 बजे नमाज़ पढ़नी हो तो 4 बजे लाइन से लगना, यानी 400 अगर बैरिक्स हो और उसमें 400 अगर मुलजिमान हो, कैदी हो, और वो बाथरूम एक हो, तो उसको लाइन 4 बजे वो बता रहा था मुझे कैदी। फिर उसके अलावा वहाँ की बल्ब नहीं है, वहाँ की वो नहीं, वो जैसे मैंने कोर्ट का आपसे जिक्र किया ना कि वो पकड़ा देते हैं, वहाँ भी वो पकड़ा देते हैं, ये बल्ब लाओ। ये 70 साल हो गए, ये तमाम तर चीजें बेहतरी की तरफ आने के बजाय ये तो बदहाल होती जा रही हैं। देखिए, अगर पुलिस का है तो एसएसपी सारा बजट खाता है, पेट्रोल का, पुलिस वालों के खाने का, उसकी टेंट का, वो सारे। और पुलिस वाले क्या करते हैं, इधर मोटरसाइकिल वालों को पकड़ लिए, 1,000 रुपये ले लिए, उसको पकड़ लिए 2,000 ले, वो इस तरह, मुझे पुलिस वालों ने खुद बताया। इस तरह अदालतों में भी है। मैं नहीं कहता हूँ
लेकिन मैं ये कहता हूँ बजट होता होगा, मैं किसी जज के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि बजट होता होगा। अगर बजट नहीं है तो पंखे, टेबल, कुर्सियां और स्टेशनरी क्यों नहीं है? सही है। अगर नहीं है तो ये लिखते क्यों नहीं है? ये बता दी तो हुक्म दे। यानी मेरा और आप जैसा आदमी तो देखो, मैं और आप जैसा आदमी तो रिक्वेस्ट कर सकता है, सही है, जज तो हुक्म दे लाओ इतने स्टेशनरी। और फिर आप मुझे ये बताओ कि जजेस अपॉइंट नहीं होते, क्यों नहीं होते? तनख्वाह किसने देनी है? हुकूमतों ने देनी है, सूबाई हुकूमतों फकीर ने देना है, आप कर देना। मैं बताऊं, अभी ईरान का मिसाल ले ले, जहां अगर आम ऑफिसर की तनख्वाह 10,000 है तो जजेस की तनख्वाह डबल है, 20,000 है। आपने जजेस की तनख्वाह क्या रखें? हाई कोर्ट की तनख्वाह 6 उसमें, लेकिन जजेस कम है। 40 जज पूरे सूबे के लिए, और 40 भी पूरे नहीं होता है, उसमें रिटायर होते हैं 35, 38, 36 ऐसे होता है, फिर जाके वो अपॉइंट करते हैं। आप मुझे बताओ कि आप पूरा सुबह चला रहे हो 40 जजेस से, क्यों? आप 200 अपॉइंट कर दें। तनख्वाह तो आपने नहीं देनी है, तनख्वाह तो हुकूमत ने देना है। आप नाम भेज दे, रिकमेंड कर दे, जुडिशल कमीशन है वो अपॉइंट करते, आप क्यों नहीं करते हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इंसाफ की बातें करो, इंसाफ तक रसाई के लिए सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़। आप इस वक्त जो इंटरव्यू ले रहे हो, आपको बाकायदा एयर कंडीशन रूम मिला है, आपको चाय पानी मिल रहा है, कैमरे है, सब चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ दिए, तब आप इस काबिल हो कोई चीज़ रिकॉर्ड कर सको। तो एक जज अगर कोई फैसला लिखता है या कोई कोर्ट चलाता है तो उसके पास ये सारे फैसिलिटीज़ तो दो आप। जब आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे हो, आप स्टेनर नहीं दे रहे हो, आप पंखा नहीं दे रहे हो, आप बिजली नहीं होता है, कहां से चलाएंगे? और ताला बना हो, अभी जो बारिश हुई कराची, पूरे सिटी कोर्ट, पूरे एरिया ताला बना। आप यकीन करेंगे, रोड पार करके ट्रैफिक वाला हमें रिक्शे में उठा रहा था, रोड एम ए जिन्ना रोड, रिक्शे में हमें रोड पार करा रहे थे, रोड के अपोजिट मेरा दफ्तर है। आप बताओ, ये चीज़ें, ये मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की बात करूँ। अच्छा, इख्तिताम पे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप पीपल्स लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं मरकजी, तो आपकी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी, आपका ये फोरम और जिन जिन फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स पर आप नुमाइंदगी करते हैं, क्या वहाँ से इस्लाहात के हवाले से कोई ऐसी बातें आती हैं या आ सकती हैं जिस पर अमल दरामद करके हम पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतर बनाएं? देखें, सबसे पहले तो पीपल्स लॉयर फोरम जो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर यूके, अमेरिका में भी जो हमारे ओहदेदार बैठे हुए हैं, हमारा काम है जो पार्टी के लोग हैं उनको फ्री लीगल एड देना, पार्टी की जो मसाइल होता है, उनकी नॉमिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ हम ह्यूमन राइट्स की भी केसेस लेते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो एक वेलफेयर अदारा चला रहा हूँ, एक अलग चीज़ है, लेकिन बीइंग ए पीपल्स लॉयर फोरम का एक ओहदेदार के हिसाब से मेरे पास केस आते हैं, मैं मना नहीं करता, लाओ और केसेस लाओ। मेरे पास ज़्यादा होते हैं, मैं दूसरे साथियों को जो उसके डिस्ट्रिक्ट से, मैं तो उसको फॉरवर्ड कर लेता हूँ, भेज देता हूँ। तो बेसिकली लॉयर फोरम के नाम से आपको ये वाजे हैं कि ये पार्टी के जो लीगल चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करते हैं। सेमिनार अभी इस्लामाबाद में हमने पूरे पाकिस्तान के लेवल पे सेमिनार किया था, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब आए थे, फिर उसके बाद लाहौर में किया, और इंशाल्लाह अनकरीब हमारे पेशावर और कराची और कोयटा में भी प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के सतह पे वो फोड़े। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि सबसे पाकिस्तान के अगर टॉप के वकील है तो पीपल्स पार्टी के पास है, किसी और जमात के पास नहीं है। सरदार लतीफ खोसा का भी नाम है, एतजाज हसन साहब है, फारूक हसन साहब है, बिल्कुल। आई एम रियली थैंकफुल मंदुखेल साहब, आपने अपना वक्त दिया और आज प्राइम कैनेडा टीवी के लिए आपने वक्त निकाला, और हम अनकरीब आपके साथ पॉलिटिकल मामलात पे भी एक नशिस्त रखेंगे। और नाजरीन, आज कादिर खान मंदुखेल साहब जो कि प्रोफेसर भी हैं, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहे हैं, और अनकरीब इनके नाम के साथ हम डॉक्टर भी देखेंगे, क्योंकि अब इनका PhD भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये जान के तो मुझे खुशी हुई कि हमारे पास बेहतरीन वकील मौजूद हैं, चाहे वो पीपल्स लॉयर्स फोरम पे हो या पाकिस्तान में जिस सतह पे भी नुमाइंदगी हो। लेकिन साथ में इस बात पे अफसोस भी होता है कि हमारा अदालती निज़ाम यानी पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस हद तक नाकिस और बोसीदा हो चुका है कि अगर आज की तारीख में एमरजेंसी की सतह पर इसको ठीक नहीं किया गया और सब ने मिलकर एक पेज पर आकर इस पर अपना काम नहीं किया, तो यकीन मानिए, जिस तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का ये कॉल है, और बिल्कुल दुरुस्त कॉल है, बिल्कुल वाज़े बात है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो हम खुदा न खास्ता कहीं उस ज़ुमरे में ना आ जाएं और हम पे कोई अजाब और वबाल ना आ जाए, जो कि हम पहले ही कोविड-19, सैलाबी सूरत हाल, ज़लज़लों और इस किस्म के कई मसाइल से, दरपेश मसाइल से दो चार रहते हैं। आज प्राइम कैनेडा टीवी के प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।